नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी का महीना है, जाहिर तौर पर हर तरफ बजट की ही बातें होती हैं और आज हम भी यही बात आपसे करेंगे। आज हमारे फोकस पर है रियल एस्टेट मार्केट, एक ऐसी इंडस्ट्री जो न सिर्फ इस देश के लोगों को छत मुहैया कराती है, घर मुहैया कराती है, लेकिन तमाम लोगों को रोजगार भी देती है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देती है और साथ में कई और दूसरी इंडस्ट्रीज को चलाने का काम भी करती है। और अब तो खुद सरकार ने भी अपने लिए काफी बड़े लक्ष्य यहां पर रख लिए हैं सामने। 2022 तक सबको घर देने की बात हो रही है, नए शहर बसाने की बात हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर है। और इन सब बातों का एक आईना होता है, वो होता है बजट। वहीं से हम पता लगाते हैं कि सरकार की क्या प्लानिंग है और आगे चीजों को लेकर कैसे जाएंगी। तो इस बार का बजट क्या कुछ लेकर आएगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, इसी पर आज हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मेरे साथ मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं। जेएलएल के चेयरमैन और कंट्री हेड अनुज पुरी साहब, तो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रहेजा डेवलपर्स के सीएमडी नवीन एम रहेजा, साथ में आप नरेटको के चेयरमैन भी हैं, और हमारे साथ बेंगलुरु से आईटी सिटी बेंगलुरु से शामिल हैं शोभा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा साहब। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करता हूं अनुज पुरी साहब के साथ। तब पिछला बजट था, सरकार के पास बहुत थोड़ा वक्त था लेकर आए, लेकिन फिर भी हमने एक बात देखी, रियल एस्टेट को लेकर कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट थे। यानी वहां पर उन्होंने संकेत दे दिए थे कि फोकस साफ है उनका इस बजट में, जबकि पर्याप्त समय मिला है। काफी चीजें भी अब क्लियर हो चुकी हैं। आपको लगता है उतना ही एम्फेसिस इस बार भी बजट का होगा रियल एस्टेट पर? मेरे हिसाब से बिल्कुल होगा विपिन, एंड बिल्कुल सही आपने बोला दैट जो पिछला बजट था उसके अंदर ऐसे लग रहा था एक टाइम पे जैसे बजट भी चल रही थी, ये तो रियल एस्टेट का बजट है। और उससे पुराने बजट अगर आप देखें 3-4 बजट, उसमें रियल एस्टेट का एक वर्ड भी नहीं बोला गया था। सो क्लियरली इट वाज एविडेंट कि इस बारी बजट के अंदर रियल एस्टेट का काफी फोकस रहा है। एंड मेरे को लगता है कि इस बारी भी आप देखेंगे, एंड मैं क्यों बोलता हूं इस बारी भी होगा, बिकॉज 3-4 रीजन है उसके। एक है जो लास्ट टाइम पे जो बजट में अनाउंसमेंट करी हुई थी उसको कैरी थ्रू करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रीट बोलेगे, अभी रीट के अंदर थोड़ी टैक्सेशन की क्लियरेंसेस चाहिए, वो बजट में ही कर सकते हैं, सो जरूर अनाउंसमेंट होएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, बोला 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल विजन है, मैनिफेस्टो है, उसको विजन दिया गया पर उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई, उसकी फर्दर डेफिनेशन, फर्दर फिजिकल फाइनेंशियल बेनिफिट्स वो बताए जाएंगे। एंड एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस दिया गया। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही है, राइट, वहां पे। सो क्लियरली वो एक फोकस एरिया है और वो कंटिन्यू है। हमने देखा है पिछले 9 महीने के अंदर भी गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है, चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, चाहे आप सेंटर में देख लें, तो फोकस रहा है। और एक लास्ट चीज है उनकी तरफ से कि ये बहुत एम्प्लॉयमेंट और बहुत जरूरी सेक्टर है, जिसको इस टाइम पे जरूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की। सो मेरे को लगता है कि इस बारी आप देखेंगे अगेन फोकस होगा, बिकॉज एक तो कंटिन्यूएशन होगी पुरानी, दूसरी उनको मालूम है कि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर और इसको हेल्प चाहिए इस टाइम पे, और तीसरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर है। और क्योंकि फोकस मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है तो इसके साथ साथ रियल एस्टेट पे भी रहेगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर रहेजा साहब को शामिल करते हैं। डेवलपर तो हैं लेकिन एक बड़ी डेवलपर्स बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेयरमैन है नरेटको के। रहेजा साहब, आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर क्या रहेगा जब आप सरकार के सामने अपनी बजट मांगे रख रहे हैं? क्या इंडस्ट्री का दर्जा यही पहली मांग अब भी होगी जो लगातार कई सालों से रही है? पहली मांग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना चाहिए। जब आप बिजली के लिए देते हैं, पानी के लिए देते हैं, सड़कों के लिए देते हैं, तो जो हम हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उसमें जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसको क्यों नहीं देते? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नंबर 1 लैंडिंग नॉर्म्स जो हैं वो बेटर हो जाते हैं, हमारे लिए लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जो है काफी टाइम लेते हैं कंप्लीशन होने में। और दूसरा, इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी हो जाती है 1 साल 1.5 साल की। रियल एस्टेट को इस टाइम के ऊपर जो है सबसे ज्यादा जो है ये इस टाइम एक ऐसे दरवाजे पे खड़ा है जहां पे लोगों के एनपीएस हो रहे हैं और लोगों की इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, तो रीपेमेंट के लिए उनको दिक्कत हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने से कम कुछ टाइम के लिए इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी और उनकी हैंड होल्डिंग हो जाएगी। अगर आप डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा लार्ज चंक आपको जो है फ्री करना पड़ेगा बाय ब्रिंगिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स। एटलीस्ट 50 लाख तक के घरों के लिए आप जो
इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव जो होना चाहिए वो 6-7% का होना चाहिए, ताकि एक बड़ा जो सेगमेंट है वो एकदम रिलीज हो जाए, ताकि ये जो सेक्टर इस टाइम वर्चुअली डेड पड़ा है इसको थोड़ा सा उसको सांस आना स्टार्ट हो, वो थोड़ा सा परचेजिंग स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जयसी शर्मा जी को यहाँ चर्चा में लेकर आते हैं। शर्मा साहब, जो दो बिंदु यहाँ पर रहेजा जी ने भी उठाया, अनुज जी की बातों से भी हम उसको ले सकते हैं, वो है कि पैसे की आवश्यकता है डेवलपर को घर बनाने के लिए और खरीदार को घर खरीदने के लिए। तो शायद सबसे पहला एम्फेसिस इसी के ऊपर आए। अब वो क्या तरीके होंगे वो सरकार देखेगी, लेकिन पहला एम्फेसिस इसी बात पे होना चाहिए कि दोनों जगह पैसे की दिक्कत ना हो। सच बात है जी। देखिए, आज तो बजट रहा है, लेकिन न तो ग्राहक के पास में बजट है घर खरीदने के लिए, न डेवलपर के पास में बजट है घर बनाने के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर में जो अनुज जी ने कहा, रहेजा जी ने कहा, वो काफी तर्कसंगत है और आज के समय के अनुसार भी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अभी अर्बनाइजेशन सिर्फ 31% है और इस 31% अर्बनाइजेशन में भी जो है जितने लोग रह रहे हैं अर्बन सिटीज के अंदर में, वहां पर अधिकांशतः लोगों के पास में अपना घर नहीं है और घर के पैसे जो हैं वो अनअफोर्डेबल हो गए हैं। चाहे जॉब की प्रॉब्लम बोलो, चाहे इनपुट कॉस्ट की प्रॉब्लम बोलो, चाहे हाई टैक्सेस की बात बताओ। अब इन सब चीज के बीच में एकाएक तो सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इंडस्ट्री स्टेटस दे दो। एक अगर आप देखो तो ऑलरेडी इंडस्ट्री बहुत अधिक टैक्स्ड है, उसके अंदर में कहीं पर थोड़ी बहुत जो है सरकार चाहे सर्विस टैक्स के हिसाब से देखे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखे, चाहे वो इंटरेस्ट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के हिसाब से देखे, चाहे वो कस्टमर को जो इंटरेस्ट का रिबेट देके देखे, तो उससे उनके ओवरऑल बजट में कोई फर्क नहीं आएगा। एक डिमांड रिवाइव होगी, एक्साइज का पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एक इकोनॉमी जो है उससे रिवाइव हो सकती है। तो पहला बजट का एक्सपेक्टेशन के अंदर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले और इस बार जो रियल एस्टेट के अंदर में जो पिछली बार जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उन सबको मद्देनजर रखकर आगे जो है वो अगर कार्रवाई करें तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे। राइट। तो बहुत जरूरी है सरकार के लिए फोकस होना जब बात आती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, और छोटे छोटे कदम उठाने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। और उनमें से एक और कदम है जिसकी लंबे समय से यहाँ मांग होती रही है, और वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस का। तो क्या इस बजट में ऐसा भी कोई प्रावधान नजर आएगा, ये चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट की, और खास तौर पर हमारे फोकस पर है रियल एस्टेट सेक्टर। क्या है उसकी डिमांड्स और किस तरीके से सरकार इन सेक्टर्स के लिए कुछ कर सकती है, बजट में क्या होंगे उसके एजेंडा पे वो टॉप पॉइंट्स। अनुज जी, हमने ब्रेक से पहले काफी बातें की, लेकिन एक जो हमने खास तौर पर उठाया कि पैसा तो चलिए आप मुहैया करा देंगे, लेकिन जो लीकेज है उसको भी रोकने की जरूरत है। लीकेज कैसी चीजों में हो जाता है कि क्लियरेंस में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। आपको प्रोजेक्ट के लिए जो क्लियरेंस लाने होते हैं 2-2, 3-3, 4 साल लगते हैं और प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती जाती है। तो जो सिंगल विंडो क्लियरेंस की हम मांग करते रहे हैं, इंडस्ट्री हमेशा करती रही है, क्या वहां पर अगर कुछ एक्शन देखने को मिले तो अपने आप जो कीमतें हैं वो थोड़ी कंट्रोल में आएंगी, जो एक सबसे बड़ी समस्या है? विपिन, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला है। तो अगर आप देखें जो हमारा ये पिछला सेक्शन हुआ है, इसमें लिक्विडिटी की बात हो रही है। एक तरफ पे हम बोल रहे हैं कि जो बायर है वो बाहर नहीं आ रहा खरीदने के लिए, या तो उसके पास जॉब से इतने पैसे नहीं मिल रहे, या वो सोच रहा है कि ये जो प्राइसेस है बहुत महंगी है। दूसरी तरफ पे दोनों मिस्टर रहेजा एंड मिस्टर शर्मा दोनों ने यही बोला है कि डेवलपर्स के पास लिक्विडिटी नहीं है। सो ऑब्वियसली कहीं पे तो ये डायकॉटमी आ गई। एक तरफ पे आप बोल रहे हो कि बायर नहीं आ रहा बिकॉज वो सोच रहा है महंगी है, दूसरी तरफ पे डेवलपर बोल रहा है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो इसका कहीं तो हल निकालना पड़ेगा, और हल इसका यही है, एक तो इंटरेस्ट रेट आपको नीचे लेके आने पड़ेंगे। दूसरा, विपिन बिल्कुल आपने सही बोला, मोर देन इंटरेस्ट रेट ये प्रॉब्लम आ रही है कि अप्रूवल जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम ले रहा है। एंड एट दीज इंटरेस्ट रेट्स 14, 15, 16% इंटरेस्ट रेट पे आप 3 साल अगर वो कर दोगे तो 50% तो लैंड की कॉस्ट ही बढ़ गई सीधा। एंड दैट इज वेयर द ट्रबल इज कमिंग। अब ये प्रॉब्लम है कि सेंटर बोलती है हम स्टेट पे कैसे बोलें, और लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, कैसे उनको बोलें क्लियरेंसेस करने के लिए। तो मेरे हिसाब से 2 वेज हैं, या तो स्टिक अप्रोच है या कैरेट अप्रोच है। स्टिक अप्रोच तो स्टेट गवर्नमेंट पे चल नहीं सकती बिकॉज सेंटर कैनॉट
डिक्टेटेड। आपको कैरेट अप्रोच से ही करना पड़ेगा कि अगर आप सिंगल विंडो क्लियरेंस करते हो या आप इसको जल्दी से क्लियर करते हो तो आपको सेंटर से बेनिफिट्स दिए जाएंगे उस स्टेट पे, और अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाते हो, कंप्यूटराइजेशन करते हो तो और बेनिफिट दिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये इस टाइम पे जो है चक्का जाम हुआ है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा और उसको खोलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पिछले 1 साल से जाम है। आप बोलते जाओ कि डेवलपर को प्राइस नीचे लानी चाहिए, वो डेवलपर खुद ही बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको और नीचे वो कहां से लाएगा? राइट। शर्मा जी की राय लेते हैं। हमारे डेवलपर जिन्हें हम कहते हैं अर्थशास्त्री भी हैं। शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात सरकार के एजेंडे पे सबसे ऊपर है, 2022 तक सबको घर देने की बात करते हैं, कैसे होगा ये? उसके लिए वो कौन से प्रावधान है जो इस बजट में करने ही होंगे? क्या ATIB जैसी स्कीम्स वापस लानी होगी? क्या स्पेशल इंसेंटिव देने होंगे? कैसे कर पाएंगे? नहीं, आई थिंक बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, वो हमसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करती है और हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। एक्साइज जो है हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए फाइनल यूजर, हमें उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है करके। हमारा मानना है कि आज एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर में जो है कम से कम 30 से 40% जो है हम सिर्फ टैक्सेस देते हैं, और एक 5,000 रुपए के घर के अंदर में अगर 1,500 से 2,000 सरकारों के पास में जावे और डेवलपर के पास में सिर्फ 500 भी बड़ी मुश्किल से बचे, तो फिर ग्रोथ कैसे होएगी? वो कैपिटल कहाँ से लाएगा फॉर हाउसिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग? सबकी बैलेंस शीट आपने देखी, स्ट्रेच्ड है, ये जो आप देख रहे हो। ऐसी कंटेक्स्ट के अंदर में सरकार तो वही कर सकती है जो उसके पास में है। एक जैसे आपने सच बताया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है उसके अंदर में आप कैरेट देके डेफिनेटली जो है इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि ये जो 2 टैक्सेज हैं, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स, इसके बारे में सरकार को जो है ईमानदारी से सोचना पड़ेगा, अन्यथा सिर्फ जो है वो बातें रहेगी। हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जो मेरे हिसाब से जल्दी से पूरा नहीं हो सकता। मैं एक छोटी सी बात और आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा। अभी बेंगलोर के अंदर में पिछले 3 महीने में सीमेंट के दाम 250 रुपए से 400 रुपया हो गए। जब इस तरह की स्थितियां होती है तो उसके अंदर में फिर डेवलपर क्या करे, आप बताओ? तो अगर हाउसिंग फॉर ऑल लाना है तो कहीं न कहीं इन चीजों के ऊपर में इंपोर्ट अलाउ करे, लेट देयर बी ए फ्री प्राइसिंग। बट इस तरह की चीजें अगर सरकार प्रोएक्टिवली नहीं करती है तो मेरा तो मानना है कि ये सपना ही रहेगा और जो भाव जो है आगे मैंने बढ़े हुए रहेंगे। राइट। रहेजा साहब, आपकी यहाँ पर क्या राय होगी? कैसे होगा 2022 तक सबको घर देने का जो सपना है वो पूरा? अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए क्या कदम है जो उठाने जरूरी है? मैंने जिक्र किया, क्या ATIB जैसी स्कीम वापस लेकर आए या कुछ अलग से इसको अफोर्डेबल हाउसिंग को अलग स्टेटस ही दे दिया जाए जिसमें जमीन से लेकर तो फिर आपकी फंडिंग तक सब अलग तरीके से हो? क्या तरीका होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने में कोई मेजर डिसीजन नहीं जाती है। आप FAR को और डेंसिटी को फ्री कर दें पूरे देश में, इंस्ट्रक्शन जारी कर दें भाई लैंड पे अगर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, फायर नॉर्म्स, एनवायरमेंट नॉर्म्स, रिसाइकलिंग और ये पार्किंग वगैरह की अगर फैसिलिटीज को आप फुलफिल करते हैं अंडर ए गाइडेड पैरामीटर, तो हमें कितनी भी घर बनाने दें किसी भी जगह के ऊपर, आप उसको कंट्रोल कर देते हैं, उससे प्रोरेटा लैंड की कॉस्ट जो है उसके ऊपर जमा हो जाती है, हाउसिंग यूनिट के ऊपर उसका प्राइस बढ़ जाता है। ये इसमें इस नॉर्म को रिलैक्स करने में सरकार की तरफ से क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें मुश्किल से सेंट्रल गवर्नमेंट को 10-15 करोड़ रुपए का टोटल प्रावधान करना पड़ेगा बजट में कि वो सॉफ्टवेयर लेके खरीद के अपने एक सेंट्रल हुपा मिनिस्ट्री में अपने पोर्टल के ऊपर लगा दे कि भाई जिसको भी करनी हो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कोई भी स्टेट इसको यूज कर ले, फ्री में यूज करे और ऑनलाइन क्लियरेंस देना शुरू कर दे। आप लोग बता रहे हैं वित्त मंत्री साहब को कैंची यहाँ लगाएं, छोटी छोटी बातें जिन्हें करना है, बहुत बड़े कदम नहीं उठा लेने हैं आपको, छोटी चीजों पर ध्यान ले जाएंगे तो काफी कुछ हो सकता है। बहरहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात आएंगे तो बात करेंगे कि रीट्स जैसे प्रावधान जो पहले अनाउंस हुए या स्मार्ट सिटीज, उन्हें लेके इस बजट में कहां तक बात जा सकती है। चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट की और रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं। काफी बातें हम कर चुके हैं, अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से में हम पहुंच गए हैं। वक्त भी कम बचा है इसलिए सभी से चाहूंगा उत्तर संक्षेप में रहे, लेकिन
जैसा आपने जिक्र किया था पुरी साहब की रीट्स जैसे अनाउंसमेंट हुए, स्मार्ट सिटीज के अनाउंसमेंट हुए, अब फॉलो अप अनाउंसमेंट का टाइम है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या बजट बढ़ के आएगा, रीट्स पे कोई क्लैरिफिकेशन आएगा, टैक्स पास थ्रू स्टेटस का, किस तरीके से चीजें आगे मूव होगी? सो क्लियरली मेरे हिसाब से विपिन रीट पे तो क्लैरिफिकेशन आएगा ही, बिकॉज अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं आया तो फिर रीट कभी रियलिटी हो ही नहीं सकता। आज की डेट पे अगर आप देखें तो जिस हिसाब से टैक्स है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उस हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में बैठेगा वो 5 से 6% बैठेगा। रिटेल इन्वेस्टर कभी सब्सक्राइब ही नहीं करेगा वो रीट को। तो क्लियरली वो टैक्स के बेनिफिट आपको देने पड़ेंगे ताकि जो एंड में रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में आए वो एटलीस्ट सब्सटैंशियल आए, ताकि वो इन्वेस्ट तो करे और तभी कोई जो डेवलपर होगा या फंड होगा वो रीट को लॉन्च करेगा। अंडर द करंट गाइडलाइंस नहीं करेगा, अगर करना होता तो अभी तक कर दिया होता उन्होंने। सो क्लियरली ये आएगी, एंड ये विदाउट द पार्लियामेंट सिटिंग हो भी नहीं सकता, बिकॉज ये टैक्सेशन का मामला है। Right. तो ये होना ही पड़ेगा बजट के अंदर, नहीं तो पार्लियामेंट सेशन के अंदर ही हो सकता है। दूसरी बात है, लॉट ऑफ थिंग्स जो बोली गई थी इन द लास्ट बजट, जैसे स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी मेरे को अभी तक समझ नहीं आई कि इसमें क्या है जो डेवलपर स्मार्ट सिटी